हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहते थे। कैसा घर? भूता। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने घर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा। कौन सा भाग छोटा? पश्चिम भाग छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। आप ये मैप देख पा रहे हैं? दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। खास तालाब को पुरातत्वविदों ने क्या कहा? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। कितनी तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां हैं? 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। पानी कहां से निकाला जाता था? कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, जैसा कि आजकल के स्विमिंग पूल या जो मंदिर है, जिन मंदिरों के पास तालाब है, उनको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। उपयोग
शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अन्न गृह जिसे कहा गया है, अन्नागार जिसे कहा गया, कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में। अब आप मैप देख सकते हैं, मैप को आप लोग देख सकते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। कैसे बर्तन? मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। कैसे रंग के चित्र बने थे? काले रंग के। पत्थर के बाट, क्या मिले हैं? पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। क्या मिले हैं? पत्थर के लंबे ब्लेड। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन सतलों को आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सिंधु नदी है यहाँ पर, और इसकी ये सहायक नदियां हैं, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ये आपको दिखाई दे रही है, और सतलुज नदी। ये यहाँ पर हमारा है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। ये हमारा कालीबंगा, ये गवेरी वाला, मोहनजोदड़ो, सोदकाकोहो, चनहुदड़ो, धोलावीरा, सूरपोतदा, लोथल जो कि गुजरात में है, और ये हमारा पश्चिम में अरब सागर। तो इस तरीके से आपने हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण नगरों को मैप पर देखा। जैसा कि आपको बताया गया है कि मोहनजोदड़ो जो था उसमें विशाल स्नानागार बना हुआ था, जो कि ईंट और प्लास्टर के इस्तेमाल से बनाया गया था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का उसमें यूज किया गया था। दो तरफ से उतरने के लिए उसमें क्या थी? सीढ़ियां थी। चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, और इसको भरने के लिए कुएं से पानी निकाला गया था, और विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर इसके अंदर स्नान करते थे। तो इस तरीके से आपने इसके विषय में जानकारी प्राप्त की। ये है, आप देख पा रहे हो, महान स्नानागार की पिक्स। दो तरफ इसके अंदर सीढ़ियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ इसके आपको कमरे वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा महान स्नानागार। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर कैसे होते थे? एक या दो मंजिल। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जो कि घर का आंगन होता था। जैसे मान लीजिए ये घर का बीच में आंगन है, और इसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। ये आप देख पा रहे होंगे कि घर के जो आंगन होता था उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानागार होता था। जो ज्यादातर घर होते थे उनमें क्या होता था? स्नानागार। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी घरों के अंदर क्या बनाए गए हैं? कुएं भी बनाए गए हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कैसे नाले थे? ढके हुए, जैसे आज का ड्रेन सिस्टम है, जैसे सीवरेज है।
इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी नाली के अंदर? हल्की ढलान, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घरों की नालियां कहां जाकर जुड़ती थी? सड़कों की नालियों से, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। कौन से? बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए हैं, जो आज भी सीवरेज के ऊपर आपने मैन होल देखने को मिलते हैं, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से, कैसे? योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। लाइक दैट आजकल जो हम सेक्टर वगैरह बसाते हैं, सेक्टर बनाते हैं, उनमें भी हम अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से सभी चीजों को, घरों को फ्लैट बनाते हैं, ड्रेन सिस्टम बनाते हैं और रोड्स बनाते हैं, तो उनको व्यवस्थित ढंग से उनका निर्माण करते हैं। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी इस तरीके का काम किया गया था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताइए। नगरीय जीवन, कैसा जीवन? नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। क्या थे? यहाँ के शासक। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, यानी शासक लोगों को भेजकर क्या मंगवाते थे? दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों, कैसे मनकों? खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक यानी कलरक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। किस पे लिखते थे? मोहरों पर, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है, आज के समय में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, क्या? शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की क्या बनाते थे? चीजें। कहाँ बनाते थे? या तो घरों में या किसी उद्योग स्थल पर। आज भी आप देख पा रहे होंगे, कुछ बुनकर अपने घरों में काम करते हैं और कुछ फैक्ट्री वगैरह में कार्यरत हैं। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। क्या करते थे? लंबी यात्राएं और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से और कहानियां। क्या लाते थे? सुदूर देशों के किस्से और कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला देखिए। मोहनजोदड़ो में एक सड़क है और सड़क में जो ये नाला आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर एक कुआं, ये कुआं आपको दिखाई दे रहा है। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। ये क्या है? हड़प्पा की मोहर। क्या है? मोहर, हड़प्पा कालीन मोहर। ये क्या था? हड़प्पा कालीन कुआं। और ये इस मोहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में लिखे गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, फिश जैसा डिजाइन, एक सिंह के गहने जैसा डिजाइन, ये आपको इसके अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है।
इसका अर्थ क्या है? ये कुछ खिलौने आप लोगों को दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। दाएं और नीचे पक्की मिट्टी के ये जो खिलौने हैं, ये खिलौने पक्की मिट्टी के हैं, जिसे टेराकोटा कहा गया। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर के शंख। क्या क्या मिले हैं? पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, किसके? तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या क्या है? मन के बाट और फलक। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये पत्थर के बाट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें सर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन बाटों को किस पत्थर से बनाया गया है? सर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए, क्या करने के लिए? बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। कौन से पत्थर से? कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक। ये आपने देखा होगा कि ये मनके वगैरह से, जो कि कार्नियल पत्थर से बनाए गए थे, पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच छेद करके ताकि धागा डाला जा सके माला बनाई गई है। और ये दाएं आपको दिखाई दे रहे होंगे पत्थर के धारदार फलक। ये येलो कलर में आपको पत्थर के धारदार फलक दिखाई दे रहे हैं। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कढ़ाईदार वस्त्र। इस पे ये फूल का जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष। क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी। क्या? पकी हुई मिट्टी। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां। पक्की मिट्टी और फ्योन से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा, यानी स्पेशलिस्ट होंगे। जैसे आज के समय में आपको सुनार, लोहार, तेली, चमार, इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं। हो सकता है उस समय भी लोगों के पास स्पेशलाइजेशन हो। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी यानी लिखना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा
कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छे से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही अवश्य ये काम करते होंगे, जैसे आज के समय में भी पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर काम करते हैं। फ्योन्स पत्थर और संग प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फ्योन्स को कैसे तैयार किया जाता है? कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप से बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। किससे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। क्या चढ़ाई जाती थी? चिकनी परत। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। जो परत चढ़ाई जाती थी उसके रंग कैसे होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स से मन के चूड़ियां, बाले, मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्योन से क्या क्या बनाया जाता था? फ्योन से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे और फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी और उसके बाद उसके ऊपर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत का कलर होता था नीला या हल्के समुद्री हरे। कच्चे माल की खोज। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? जो किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, कच्चा माल, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से क्या करवाते थे? आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहां से मंगाते थे? आज के राजस्थान से। कहां से? आज के राजस्थान से। यहां तक कि पश्चिम एशिया देश का क्या नाम है? ओमान। ओमान से भी क्या तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन थी। यानी कांसा बनाने के लिए किसका यूज करते थे? कांसा। कांसा बनाने के लिए तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। टीन का आयात आधुनिक ईरान से। टीन कहां से मंगाया जाता था? ईरान से। कहां से? ईरान से। और तांबा कहां से मंगाया जाता था? आधुनिक राजस्थान से। और पश्चिम एशिया देश ओमान से। इसी के साथ टीन जो है अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था।
टीन ईरान से भी मंगाया जाता था और टीन अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था। कहां से? अफगानिस्तान। 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 कहां से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक। सोना कहां से मंगाया जाता था? आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से। जो सोना होता था, सोने का आयात कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर कहां से मंगाया जाता था? बहुमूल्य पत्थर हमारा मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। ये देखिए, ये एक खिलौना है और ये एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? एक खिलौना। और ये क्या है? एक मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी थी? नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। ये नहीं कि लोग सिर्फ नगरों में रहते थे, लोग गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे। क्या करते थे? अनाज उगाते थे। जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों यानी कारीगरों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल का प्रयोग, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि जो हल थे वे लकड़ी के बने होते हैं, तो उनको दीमक वगैरह खा गई होगी, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। क्या मिले हैं? हल के आकार के खिलौने। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हल के आकार के खिलौने हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। बारिश कितनी होती थी? कम। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारे पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। किसको इकट्ठा करते थे? बेर जैसे फलों को। मछलियां पकड़ते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कौन से नगर का? हड़प्पा कालीन। कच्छ के इलाके में खादीर बैत के, जो कच्छ का इलाका है उसमें खादीर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। कहाँ? कच्छ के इलाके में खादीर बैत के किनारे धोलावीरा नामक नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था। कैसा पानी मिलता था वहां पर? साफ, एकदम क्लीन वाटर। जमीन कैसी थी? उपजाऊ। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे।
हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर जो थे 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन जो धोलावीरा नगर था वो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में डिवाइड था। इसके हर हिस्से के चारों ओर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, तो तीनों हिस्सों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े क्या थे, प्रवेश द्वार। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्या था? खुला मैदान, जहां सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किसमें जड़ा गया था? लकड़ी में। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कैसा? कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल। यह पत्थरों, संकों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह था, वेयर हाउस। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। मुद्रांकन या मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। लोथल का बंदरगाह, ये लोथल का बंदरगाह है, डॉकयार्ड। यहाँ पर जो समुद्री जहाज थे उनको रिपेयर किया जाता था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया व उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का कार्य होता था। क्या होता था? मनके बनाने का काम। पत्थर के टुकड़े, हाथ बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। कहाँ पर? लोथल में। मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन यानी मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। यानी जो मोहरों का यूज कहाँ किया जाता था? सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुंह आने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। जो सील वगैरह लगाई जाती है, आज के टाइम पे भी आप देखते हो, जो रेड सील होती है उसको गर्म करके लगा दिया जाता है। मोहर की छाप को, जो मोहर की जो छाप होती थी उसको मोहर बंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी आप देखते हो कि सबसे पहले कोई भी सामान लेने से पहले उसकी सील चेक कर लीजिए। अगर उसकी सील टूटी हुई है तो सामान के साथ छेड़खानी की हुई है, अगर सील नहीं टूटी हुई है तो सामान के साथ कोई छेड़खानी नहीं की हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले, कितने साल पहले? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई
और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए गए। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ विद्वान कहते क्या हुआ था, नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कुछ लोग पूर्व और दक्षिण की ओर इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये अन्यत्र जो भी चीजें हैं, आपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। किसको? मिस्र देश को ढूंढिए। नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी नील नदी के आसपास को छोड़कर मिस्र का ज्यादातर भाग क्या है? रेगिस्तान। लगभग लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए। क्या बनवाए? बड़े बड़े मकबरे, जिन्हें क्या कहा गया? पिरामिड। मकबरों को क्या कहा गया? पिरामिड। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को पिरामिडों में दफना दिया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी। मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई गई। अन्य वस्तुएं भी उन शवों के साथ दफनाई गई थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे। क्या क्या शामिल थे? खाद्यान्न यानी खाने की चीजें, पीने की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिक सिस्टम, हथियार और जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता। किसको? सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो इस तरीके से आपने ये देखा। चैप्टर नंबर 3 कक्षा नंबर 6 सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। इस तरीके से आप ये मैथ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देख सकते हैं कि तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, सोना कहाँ से मंगाया जाता था, टीन कहाँ से मंगाया जाता था और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे। तांबा जो है वो राजस्थान से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? राजस्थान से। तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। उसी के साथ सोना कर्नाटक से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। उसी के साथ ईरान से भी मंगाया जाता था। बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाया जाता था। तो इस तरीके से ये इसका अभ्यास दे रखा है अध्याय 3 का। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मंगल